जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जो खबर वाकई में आपको चौंका देगी। दोस्तों, पूरा अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि वो रशिया से हथियार को ना खरीदे। इसके लिए भारत का गला तक दबाने को तैयार है। अमेरिका हर तरीके से कोई भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी रिपोर्ट ने खुद अमेरिका की ही पोल खोल कर रख दिया। दोस्तों, वाकई में चौंकाने वाली खबर आपको बताने वाले हैं। बताएंगे उस रिपोर्ट में कैसे कहा गया है कि रूसी हथियारों के बिना लड़ ही नहीं सकती भारतीय सेना। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर पाकिस्तान पर क्या वाकई में हमला करने जा रहा है अपना भारत। जयशंकर जी के पीओ के बयान से इस्लामाबाद में मच गया हलचल, तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे भारत से लगातार बढ़ती दुश्मनी के बीच अब पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री भी जाएंगे बांग्लादेश। आईएसआई की एंट्री के बाद बदल रहे हैं बहुत बड़े समीकरण, भारत को लेकर बड़े खतरे की खबर। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे 81% इस हिंदू वाले इस देश में आखिर योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा क्यों होने लगी, क्यों लोग कहने लगे कि महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अब किसी में वो ताकत नहीं कि जो भारत को किसी भी कार्य करने से रोक ले। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां रूसी हथियारों के बिना लड़ नहीं सकती भारतीय सेना। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे तो उधर अमेरिकी रिपोर्ट ने खोल दी अमेरिका की पोल। दरअसल अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ने जहां अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजना शुरू कर दिया है, वहीं हिंदुस्तान पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने अब भारत पर रशिया के हथियारों को लेकर वार किया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भारत से कहा है कि वो रूसी हथियार लेना बंद करे। हावर्ड ने कहा कि रूसी हथियारों पर रोक लगाना भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए आवश्यक है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था। अमेरिकी नेता जहां भारत पर दबाव डाल रहे हैं, वहीं खुद अमेरिका की रिपोर्ट ही भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता को उजागर करती है। इसके मुताबिक भारतीय सेना रूसी हथियारों के बिना लड़ ही नहीं सकती। दोस्तों, अमेरिकी मंत्री हावर्ड ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण खरीदे हैं और हम समझते हैं कि इसको बंद करना होगा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अमेरिका रूसी हथियार के विकल्प के रूप में अमेरिकी रक्षा सिस्टम देने के लिए तैयार है। साल 2008 से अब तक भारत ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। अमेरिका जहां कई वर्षों से रूसी हथियार खरीद को बंद करने के लिए दबाव डाल रहा है, वहीं अमेरिका की ही सरकारी रिपोर्ट भारत के रशिया के हथियारों की निर्भरता को लेकर बड़ा खुलासा करती है। अमेरिकी संसद कांग्रेस की साल 2021 में आई एक शोध रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भारतीय सेना बिना रूसी हथियारों के प्रभावी तरीके से लड़ नहीं सकती है। इसमें कहा गया था कि आने वाले कई वर्षों तक रूसी हथियारों पर भारत की यह निर्भरता बनी रहेगी। सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत और विश्व के कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी। सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया था कि रशिया भारत को उन हथियारों और तकनीकों को देने के लिए तैयार है जो दुनिया का कोई अन्य देश नहीं देता है। रशिया भारत को बहुत ही आकर्षक दरों पर हथियार मुहैया करा रहा है। दोस्तों, अमेरिका की ही ये रिपोर्ट सबसे बड़ा खुलासा कर देती है कि पॉसिबल ही नहीं है कि रशिया के हथियारों को भारत ना खरीदे, और अमेरिका चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दे, इतना ज्यादा सैंक्शन लगा दे कि भारत रूस का हथियार खरीदना ही बंद कर दे और उसके पास सिर्फ एक ही मात्र रास्ता बचे, वो है अमेरिका। अमेरिका के जितने भी हथियार है वो भारत खरीदे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। जबकि इस अमेरिकी रिपोर्ट ने कह दिया है कि भैया तुम चाहे जितने भी सैंक्शन लगा लो, जितना भी अड़ंगा डाल लो, भारत और रशिया के संबंधों को तुम तोड़ नहीं पाओगे, वो भी हथियार के मामलों में। ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये चालें कभी कामयाब हो पाएंगी? क्या वो कभी भारत को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा, वो भी रशिया के साथ रिश्ते तुड़वा कर? क्या ऐसा कभी पॉसिबल लगता है दोस्तों आपको हो पाएगा? देखते हैं भारतीय लोगों के और हमारी प्रिय ऑडियंस की क्या राय है। जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है क्या भारत। जयशंकर जी के पीओके पर बयान से इस्लामाबाद में मच गई हलचल, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दे दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर दावा छोड़ देता है तो दोनों देशों के बीच विवाद का सबब बना यह मुद्दा सुलझ जाएगा। जयशंकर जी ने बीते हफ्ते लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। उनके बयान की भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में उनके इस बयान को भारत की पीओके पर हमला करने की धमकी की तरह देखा जा रहा है। वहीं कई एक्सपर्ट इसे सिर्फ सियासी जुमला मान रहे हैं। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने कमर चीमा से इस मुद्दे पर बात की। आरजू काजमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कमर चीमा से बात करते हुए कहा कि जयशंकर जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर से हट जाए। आरजू ने
उसने चीमा से सवाल किया कि ऐसा नहीं लगता कि अपनी सरकार से इजाजत के बिना कोई विदेश मंत्री ऐसा बयान दे सकता है। इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीओके पर हमले जैसा कोई इशारा दे दिया है? आरजू के इस सवाल का जवाब देते हुए चीमा ने कहा कि भारत की आधिकारिक नीति शायद ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कल पाकिस्तान से भारत की कश्मीर पर कोई बातचीत होगी तो भारत ये कहेगा कि पीओके दे दो और सारा झगड़ा खत्म। ये सीरियस बात नहीं लगती है, लेकिन भारत की सत्ताधारी भाजपा ने इसे राजनीति मुद्दा जरूर बनाकर रखा है। जयशंकर से पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे मोदी सरकार के सारे चेहरे भी पीओके पर इसी तरह की बातें कर चुके हैं। चीमा ने कहा कि भारत युद्ध लड़कर ही कश्मीर ले सकता है। कश्मीर में जिस तरह से पहाड़ और नदियां हैं, वहां जंग भी आसान नहीं है। भारत की फौज बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान भी बड़ी सैन्य ताकत है। ऐसे में एक बड़े जंग से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत युद्ध में जाना चाहेगा, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। पाकिस्तानी राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने भी 1000 बार भारत से कश्मीर लेने की कस्में खाई है। मैं पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान ऐसा कभी कर सकता है? दोनों ओर से ही कश्मीर पर दावे हैं, लेकिन ये जुबानी जमा खर्च ही है। मुझे लगता है कि जयशंकर शायद इस तरह की बात ना करते हो, लेकिन उनसे सवाल ही कुछ इसी अंदाज में पूछा गया था तो उन्होंने चुटकुले अंदाज में जवाब दिया। बहरहाल दोस्तों, कमर चीमा ने भी क्लियर कह दिया है कि ये मुद्दा बातचीत से तो नहीं सुलझने वाला। जब तक युद्ध नहीं होगा, जब तक खूनें नहीं बहेंगी, तब तक क्षेत्र एक दूसरे के हिस्से में नहीं आएंगी। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन अगर आप भी मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके फिर से भारत में विलय होगा तो जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों लाइक, और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी के लिए नेपाल में क्यों मचा है गदर। 81% हिंदू वाले इस देश में योगी आदित्यनाथ जी की होने लगी चर्चा। बता दें, नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू होकर 10,000 उत्साही लोगों की भीड़, भारी भीड़ जमा है। भीड़ में गर्मजोशी है। सब लोग एक शख्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी झलक पाने को आतुर हैं। कुछ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, कुछ नारेबाजी कर रहे हैं। भीड़ आवाज लगाती है कि नारायण हिटी खाली कर, हमरो राजा अवंदे छन, यानी कि नारायण हिती यानी राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। जी हाँ, भीड़ फिर शोर करती है और नारा लगाती है, जय पशुपतिनाथ, हमरो राजा लाई स्वागत छे। मतलब जय पशुपतिनाथ, हमारे राजा का स्वागत है। दोस्तों, जिस शख्सियत का स्वागत करने के लिए त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10,000 लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, उनका नाम है नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह। ये भीड़ नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी, राजशाही की वापसी को लेकर नारे लगा रही है और पूर्व राजा का स्वागत कर रही है। दोस्तों, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के पर्यटन स्थल पोखरा में 2 महीने के प्रवास के बाद काठमांडू लौटे हैं। नेपाल में अभी यह चर्चा आम बात है कि ज्ञानेंद्र शाह राजनीति में वापसी करना चाह रहे हैं। इसके लिए वे लंबी तैयारी कर रहे हैं। पोखरा प्रवास के दौरान ज्ञानेंद्र शाह दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दौरे की और जनता का मिजाज भांपने की कोशिश की। तो वहीं इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा नेपाल में खूब हो रही है। नेपाल में ज्ञानेंद्र की एंट्री को योगी से जोड़कर किस्से और कहानी लिखे जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र की रैली में योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर ने चर्चाओं को और ज्यादा बल दे दिया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की सियासत में सक्रिय होने से पहले ज्ञानेंद्र लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे। दोनों के मुलाकात की एक तस्वीर भी मीडिया में आई थी। आखिर दोनों क्यों मिले, इसकी जानकारी ना तो ज्ञानेंद्र और ना ही योगी आदित्यनाथ जी ने दी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 81% हिंदू वाले नेपाल में योगी जी को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। ज्ञानेंद्र और योगी जी की मुलाकात को नेपाली मीडिया इसी नजरिए से देख रही है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना संबंध है। नेपाल राज परिवार के लोग गोरक्षा पीठ को बहुत ज्यादा मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारत की केंद्रीय सत्ता में शामिल बीजेपी के वे कद्दावर नेता भी हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि नेपाल के 81% हिंदू वाले इस देश में योगी आदित्यनाथ जी की जमकर चर्चाएं हो रही हैं और रैलियों में, भीड़ में योगी जी के पोस्टर लहरा रहे हैं नेपाल में। जी हाँ, वाकई में बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है योगी जी के लिए और उन भारतीयों के लिए जो योगी जी को सपोर्ट करते हैं या उनके नीतियों को फॉलो करते हैं। इस पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। क्या योगी आदित्यनाथ जी की ही तरह ज्ञानेंद्र जी भी परचम लहरा पाएंगे नेपाल में? क्या वो पूरे नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा पाएंगे, जिसके हमेशा से कयास लगाए गए हैं? दोस्तों, अपनी राय देना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करते रहिएगा और आप लोग अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां जस्टिन ट्रूडो की बहुत बड़ी जो एक भारत को लेकर चालबाजी थी, अब उसके दिन जा चुके हैं दोस्तों। लेकिन जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के, वो भारत को लेकर क्या विचार रखते हैं, भारत
भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं, आपको हम पीएम मार्क कार्नी की बात बताते हैं। दरअसल कनाडा के केंद्रीय बैंक के गवर्नर रह चुके और प्रधानमंत्री पद संभालने जा रहे मार्क कार्नी ने अपने पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो के विपरीत भारत से संबंधों को सुधारने की बात कही है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उन्हें अगर मौका मिला तो वे भारत कनाडा के संबंधों को सुधारेंगे और इसे पटरी पर लाएंगे। कार्नी ने पिछले मंगलवार को कैलगरी में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने से पहले कहा कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड वॉर का दबाव झेल रहे मार्क कार्नी ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाने के अवसर हैं। व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक साझे मूल्यों की भावना होनी चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस मौके का इस्तेमाल करने से नहीं चूकता। यानी कि दोस्तों अब ऐसा अपेक्षा किया जा सकता है कि कनाडा और भारत के साथ रिश्ते सुधरने वाले हैं। मार्क कार्नी वो फैसले अब नहीं लेने वाले जिसकी वजह से ट्रूडो की सरकार गिरी, ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट रवैया अपनाएंगे मार्क कार्नी भारत के प्रति। अगली खबर आपको बता दें, अराकान आर्मी ने उड़ाई चाइना की नींद, चीन के आर्थिक गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटा। सेना की बमबारी से 200 घर हुए जलकर राख। दोस्तों रखाइन राज्य में म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान आर्मी और जुंटा शासन के बीच लड़ाई तेज हो गई है। ये संघर्ष रखाइन के क्योक फ्यू टाउनशिप में अराकान आर्मी लड़ाकों के जुंटा की सैन्य चौकियों पर हमले करने के बाद शुरू हुआ है। इस क्षेत्र में चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस लड़ाई का असर इन प्रोजेक्ट्स पर हो सकता है। जुंटा सेना ने इस नुकसान से बचने के लिए अराकान आर्मी के गढ़ों पर हमले तेज कर दिए हैं। जुंटा सेना ने गुरुवार को क्योक फ्यू आर्थिक क्षेत्र के पास बमबारी की है। इसमें 200 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। जी हाँ, रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी रखाइन राज्य में जुंटा के आखिरी गढ़ों पर कब्जा करने के बेहद करीब है। इस वजह से किसी भी हालात में अपनी चौकियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी वजह से जुंटा सेना ने क्योकफ्यू आर्थिक क्षेत्र के पास के यूगिन गांव में हवाई हमले किए। अगली खबर बता दें, रशिया में घुसे यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को पुतिन की सेना ने कुजर्क में घेरा। जेलेंस्की का मोल भाव का आखिरी दांव भी क्या हो गया फेल, बता दें। रशिया के कुजर्क इलाके में घुसे यूक्रेन के 10,000 सैनिकों ने रूसी सेना ने घेर लिया है और दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका के खुफिया सूचना देना बंद करने के बाद अब इन यूक्रेनी सैनिकों के बुरी तरह फंसने का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेनी सैनिकों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि रूसी सेना यहाँ कहां तक पहुंची और कैसे हमले का जवाब देना है। यूक्रेन को उम्मीद थी कि रशिया के साथ बातचीत के दौरान कुजर्क का इस्तेमाल मोल भाव के लिए किया जाएगा, लेकिन अब जेलेंस्की का यह दांव फेल होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना और रशिया के युद्ध ब्लॉगर्स ने दावा किया है कि रूसी विशेष बल कुजर्क क्षेत्र में यूक्रेनी इकाइयों पर पीछे से हमला करने के लिए एक गैस पाइपलाइन के अंदर कई किलोमीटर पैदल चल कर गए हैं। दोस्तों अगली खबर बता दें, हिजबुल्लाह के नए कमांडर की धमकी, कहा हमें कमजोर समझने की ना करें भूल। नेतन्याहू के घर तक गई थी हमारी मिसाइल। जी हाँ, साथ में अमेरिका को भी लपेटा। बता दे, लेबनान के सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने एक इंटरव्यू में गुट की कमियों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि गुट ने अपनी कमियों को दूर किया है और आज मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह के ड्रोन के पहुंचने को गुट की ताकत बताया है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने यह बातें गुट की कमान संभालने के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में कही है। पिछले साल अक्टूबर महीने में इजरायली हमले में नसरुल्लाह की मौत के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। साथ ही साथ आपको बता दें, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना कि अमेरिका पर भी मंडरा रहा है मंदी का खतरा। टैरिफ नीति को बताया सही। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि अमेरिका पर मंदी का खतरा है। ट्रंप ने रविवार को फॉक्स न्यूज प्रसारण के साथ एक साक्षात्कार में मंदी के अनुमान को खारिज करने से इनकार कर दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें आने वाले वर्ष में मंदी की आशंका है तो ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसी चीजों की भविष्यवाणी करना पसंद नहीं है। परिवर्तन का दौर है, इसमें थोड़ा समय लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साक्षात्कार में मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि को भी स्वीकार किया और अपनी नई टैरिफ नीति के बाद हाल ही में शेयर बाजार में आई अस्थिरता को कमतर आंका। साथ ही साथ आपको बता दें, वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे मुसलमान, क्या सीएए और एनआरसी की तरह बना पाएंगे दबाव। दोस्तों संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करके उसे पास कराने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें सड़क पर उतरने जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएए एनआरसी की तरह आंदोलन खड़ा कर मुस्लिम तंजीमें क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगी। मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी
सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। यानी कि दोस्तों होली से एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन को कॉल दी है। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक रिकॉर्डेड मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। सैफुल्लाह रहमानी ने दीन का हवाला देते हुए मुस्लिमों से कह रहे हैं कि जाग जाओ, घरों से निकलो, अगर वक्फ बिल पास हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर लेगी। अगर ये सब रोकना है तो एकजुट हो जाओ, 13 मार्च को दिल्ली पहुंचो और सरकार को अपनी ताकत दिखाओ। दोस्तों कहीं ना कहीं ये दिल्ली के होली को भी खराब करने की बहुत बड़ी कोशिश हो सकती है। आप समझ सकते हैं अगर ये लोग सड़कों पर उतर आए और जिस दिन ये लोग सड़कों पर उतरेंगे उस दिन होलिका दहन होने वाला और नेक्स्ट डे होली मनाई जाएगी। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग आक्रामक होकर होली के रंग में भंग डाल दे। इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा अपनी राय। और साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।